जो वेट है वो आपके घुटनों का दुश्मन है। जिम में कुछ गलतियां होती है, वार्म अप करना चाहिए। इसको ईगो लिफ्टिंग एक्चुअली बोला हाँ, जाता है। यस यस तो यस। इससे बचना चाहिए। हैविंग द करेक्ट पोस्चर, हैविंग द करेक्ट फॉर्म, आप सही ढंग से एक्सरसाइज करें। नो पेन नो गेन। एक दिन में डॉले बनाने से कुछ नहीं होता है। साथ ही साथ एक मेन लिगामेंट होता है घुटने के अंदर में, ये इनसाइड द नी होता शोएब अख्तर लेजेंडरी बोलो 100 टेस्ट भी नहीं खेल पाए। सो टेल अस कि इस घुटनों के दिमाग में क्या क्या गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो कभी कभार घुटना ना ट्विस्ट हो जाता है लैंडिंग के समय, तो घुटना लगता है जैसे घूम कर बाहर गिर जाएगा है। तो एमआरआई इज द राइट टूल टू डायग्नोस एन एसीएल। बहुत लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि कुछ न कुछ खराब न निकल जाए। एक अर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक होती है, ये एक बोन प्रिजर्विंग टेक्निक होती है, लेकिन इसका रिहेबिलिटेशन फास्ट होता है। मेरे जो एसीएल के पेशेंट्स होते हैं, दे स्टार्ट वॉकिंग द नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी। 1.5 महीने होते होते हमारे 100% ऑफ द पेशेंट्स अपने काम पर लौट जाते हैं। तो ये जो सेमी सर्कुलर ब्लू स्ट्रक्चर है, दिस इज द मेनिस्कस। वो पेन लोग बोलते हैं ना, कचक गया। तो जो चीज 60 ईयर्स में होना चाहिए था, वो 50 ईयर्स में होने लगता है। हम लोग चाहते हैं कि हर एक घुटने को बचाना है आर्थराइटिस से। हाइलुरोनिक एसिड यानी एक तरीके का आर्टिफिशियल ग्रीस होता है। एंड देयर इज अ न्यू थिंग अराउंड द ब्लॉक। आपने सुना होगा स्टेम सेल्स के बारे में। यस यस, अटल बिहारी वाजपेयी। यस राइट। और उनकी दशा देखकर इवन आफ्टर रिप्लेसमेंट बहुत लोग के मन में ये डर बैठ गया था कि नी रिप्लेसमेंट बड़ी खराब चीज होती है। ये जो सरफेस है, ये बदलकर एक मेटालिक कवर से हो जाता है। दिस नी कैन लास्ट फॉर 20 और मे बी 25 ईयर्स। अ पर्सन कैन वॉक, सिट, स्टेयर्स चढ़ना उतरना, गाड़ी चलाना। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने इम्प्लांट को बचा के रखें। 1 महीना होते होते पेशेंट विदाउट सपोर्ट चलने लगते हैं। यू कैन नॉट मूव विद अ न्यू नी इन अ क्लटर्ड होम। आप गिर सकते हैं, कोई और एक्सीडेंट हो सकता है। दैट इज फाइन। बोले आपको तकलीफ नहीं तो मुझे तकलीफ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर न्यू एपिसोड ऑफ स्पंदन दिल से दिल टॉक्स। अब तक आपका बहुत सारा प्यार हमें मिलता रहा है, थैंक यू फॉर दैट। तो जब मनुष्य ने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा तो उसके हाथ फ्री हो गए दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए, और इसीलिए हम दुनिया पर राज कर रहे हैं। नीज आर कॉल्ड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे विषम तरह का समझिए कि ये जॉइंट है, जोड़ है। ये बहुत सारी एबिलिटीज़ देता है हमें, सीधा खड़ा होकर चलने की, भागने की, दौड़ने की, बहुत सारी डांसिंग, नेम इट। लेकिन साथ साथ कई समस्याएं भी इसमें अंतर्निहित होती हैं। द प्राइस आई टोल्ड यू ऑफ हैविंग अ बाइपेडल गेट। तो आज हम घुटनों की मुख्य समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके लिए आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर अश्विनी गौरव, हु इज़ अ वेरी फेमस जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थोपेडिक एंड आर्थ्रोस्कोपिक नी सर्जन. He is the head of the department and the director of the Department of Sports Injury and Joint Replacement at Jeevan Dan Hospital, Patna. Welcome, Dr. Ashwini. How थैंक are यू you? सो मच सर। आई एम फाइन। How has it been? इट्स ऑल गुड। तो डॉक्टर अश्विनी, बिफोर वी जंप इनटू द थ्रस्ट ऑफ द टॉपिक टुडे, क्योंकि हम घुटने में फंसेंगे और लोग कहते हैं कि बहुत लोगों का दिमाग घुटने में होता है, तो हम कहीं वहीं नहीं फंसे रह जाएं। इसके पहले आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ, वेयर आर यू फ्रॉम, योर एजुकेशन अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होता है वो बोन जॉइंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, बीट मेडिकल या सर्जिकल, दोनों ही डील करते हैं। तो मेरी जो ट्रेनिंग है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन की है, और मेरी स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टीज़ जो है या मेन प्रैक्टिस जो मेरा है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज़ का है। मेरा जन्म इसी पाटलिपुत्र की धरती पटना में हुआ था। मैंने अपने इनिशियल डेज़ की स्कूलिंग पटना से की, फिर मुझे रांची जाने का मौका मिला। मेरे जो पापा हैं उनका ट्रांसफ़र रांची हुआ, हम लोग रांची गए, और मैंने अपनी पढ़ाई स्कूल की रांची से कंप्लीट की। आपने अपनी मेडिकल शिक्षा कहाँ पे हासिल की? ये एमबीबीएस की पढ़ाई मैंने भागलपुर मेडिकल कॉलेज से, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से मैंने की, और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएस ऑर्थोपेडिक्स की पढ़ाई वो अपने पटना मेडिकल कॉलेज से की। ये सारी पढ़ाइयाँ कंप्लीट करने के बाद मुझे दिल्ली एम्स ट्रॉमा सेंटर में एज अ सीनियर रेजिडेंट काम करने का मौका मिला। साथ ही साथ मैंने अपनी रेसिडेंसी जो की थी उसको पटना मेडिकल कॉलेज वापस आकर कंप्लीट की। So what is it which drew you towards your, should I say, super subspecialization? जो कि joint replacement हर कोई नहीं कर पाता, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड। और क्या आपने इसमें कुछ विशेष ट्रेनिंग की?
जी मैंने जो रेसिडेंसी अपनी कंप्लीट करने के बाद करीब 4 साल मैंने रेसिडेंसी की। फिर मैं साउथ कोरिया मुझे एक मौका मिला था फेलोशिप की ट्रेनिंग के लिए जाने का। ये जो समय था ये मैंने पूरी तरीके से जॉइंट रिप्लेसमेंट में बिताया। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे सेम पिंच, इवन आई डिड माई एस्थेटिक ट्रेनिंग फ्रॉम सेल। सोल, हाँ मैं भी सोल में था, वहाँ सियोनाम हॉस्पिटल में प्रोफेसर किम थे, उनके अंडर मैंने पोस्ट फेलोशिप जो पोस्ट रेसिडेंसी फेलोशिप मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट में किया। और फिर मुझे फर्दर एक और मौका मिला स्विट्ज़रलैंड में जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है इंसेल हॉस्पिटल बर्न में ये स्थित है, जो कि वहाँ का एक बहुत ही बड़ा मेजर सेंटर है। वहाँ पर जाके हिप प्रिजर्वेशन और पेल्विक सर्जरी की ट्रेनिंग लेने का। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ थे मेरे लिए जो मुझे लगता है कि मेरे कैरियर को शेप करने में काफ़ी हेल्प की है। I assume you are also teaching at some of the medical colleges. यस, अभी मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर की तरह काम कर रहा हूँ नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में। So you're not far from academics. नो डेफिनेटली नॉट। इसमें भी हमारा कुछ सेम पिंच बनता है. But I gave up teaching. So coming to the present, since when are you practicing and where do you work right now? मैंने पटना में प्रैक्टिस 2019 में शुरू की थी, जस्ट बिफोर कोविड। और जब प्रैक्टिस शुरू हुई थी तो इमीडिएटली कोविड आ गया था 2-3 महीने 4 महीने के अंदर। और मुझे इनिशियली बड़ा डिप्रेशन भी हुआ कि अभी काम शुरू किया और अचानक से शट डाउन, सब चीज़ बंद हो गया था। एवरीबडी वो वॉज दैट वर दैट एट देयर ओन होम्स। काम काफ़ी ये हो गया, स्ट्रगल होने लगा। फिर एट द सेम टाइम मैंने जो मेरा एक पर्सनल चैलेंज था कि काम नया शुरुआत हुआ और अचानक से बंद हो गया। एट द सेम टाइम मैंने देखा कि कई ऐसे जैसे इंजरीज तो हो ही रही थी, फ्रैक्चर्स हो ही रहे थे, पेशेंट्स को तो कंप्लेन थे ही, और पेशेंट्स रीच आउट नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर्स के पास क्योंकि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, सारे लोगों ने शट डाउन इनिशियली कर दिया Evident था। रहा ये. तो मैंने 1 महीना प्रोबेबली कोविड शटडाउन लॉकडाउन के बाद मैं घर पे रहा। देन आई टुक द करेज, मेरी पत्नी ने उसमें काफ़ी मुझे सपोर्ट किया कि मैं बीच कोविड में भी पेशेंट्स देखूंगा। एक तो मेरा खुद का प्रेशर था, मैंने काम शुरू किया। दूसरा मुझे ये फील हुआ कि आई शुड गिव समथिंग टू द सोसाइटी। जिस वक्त लोग नीड में है उस समय ऑन स्क्रीन टीवी पे भी काफ़ी चर्चा होती थी डॉक्टर्स के रोल के बारे में। तो मैंने उस समय बीच कोविड में काम शुरू किया। So you worked in the offline mode or the online mode? ऑफलाइन मोड, मैंने बाकायदा क्लिनिक खोला, शुरू किया। मैंने अपने स्टाफ लोगों से विनती की कि वो आए काम पे। समहाउ मैंने जो पाया, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। And we कोविड इज started नॉट सो working. फार अवे. लगता है कि हमारी स्मृति से वो विलुप्त हो चुका होगा. जी। बट इट वाज अ टफ टाइम फॉर एवरीवन. कमिंग टू द प्रेजेंट, वुड यू लाइक टू टेल अस व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नी प्रॉब्लम यू एनकाउंटर इन योर डेली प्रैक्टिस? मुख्यतः जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो 2 एज ग्रुप के रहते हैं। पहले होते हैं जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, तो उनका जो मुख्य जो कंसर्न रहता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस ऑफ एनी फॉर्म, यानी गठिया जिसको हम लोग बोलते हैं। और दूसरा एक यंगर एज ग्रुप होता है जो इंजुरीज़ के साथ आते हैं। तो हमारा डेली प्रैक्टिस जो है, चूँकि मैं नी काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये अपना That's your main area of focus. Am I right? राइट। Far as I remember from my medical school, knee was a bicompartment joint and a very complex joint, and knees affected that. Tell us how we can, take care of our knees. Let's talk about the preventive aspects. लोग बोलते हैं ना, prevention is better than cure. सो घुटनों का ख्याल रखना डेफिनेटली सब लोग का कंसर्न है। मेरा एक जो फर्स्ट लाइन ऑफ रिकमेंडेशन होता है फॉर एनी एज ग्रुप, चाहे एल्डरलीज हो यंग हो, वेट लूज़ करने का। जो वेट है वो आपके घुटनों का दुश्मन है। आप घुटने आपके डैमेज कम उम्र में भी हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर वेट। तो हर एक पेशेंट को टारगेट रखना चाहिए कि अपने हाइट के अनुपात में सही वेट को मेंटेन करें। और इफ़ यू आर ओवर वेट तो एटलीस्ट प्लान करें कि 6 मंथ्स में 10% ऑफ योर बॉडी वेट को लूज़ करें। So, a realistic and gradual goal. यस। दूसरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो एडवाइस है ज़माने से हर एक व्यक्ति एक दूसरे को दे रहा है, लेकिन जो घुटने का एक्सरसाइजेज होता है वो घुटने के अराउंड जो मसल्स हैं उनको मजबूत करने का होता है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल जॉइंट तभी रहेगा अगर उसके मसल्स मजबूत हैं, और इसके ऑपोजिट में अगर आपके मसल्स कमज़ोर हैं तो वही जॉइंट वियर एंड टियर फास्ट हो जाएगा। आपने एक्सरसाइज की बात की, विच इज़ अ जनरल डिक्टम अक्रॉस ऑल स्पेशलिटीज. सो आर देयर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज फॉर द नी जो हम किसी आयु वर्ग में करें? क्योंकि देखिए उम्र सबकी ढलती जा रही है. तो व्हाट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर 30s, फॉर 40s, 50s, 60s, या जो हमारे वृद्ध लोग हो चुके हैं वो कैसे अपने घुटनों का ख्याल रखें बस अपनी सामान्य दिनचर्या में? मैं जैसे 2 तरह के एक्सरसाइज
हैं जिनको मैं रिकमेंड करूँगा और एक एक्सरसाइज है जिसको मैं रिफ्यूट करूँगा। हमारे घुटने के जो मसल्स होते हैं वो मुख्यतः 2 ग्रुप में होता है कैटेगरी, क्वाड्रिसेप्स मसल्स यानी जांघ के आगे वाले मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स यानी जांघ के पीछे वाले मसल्स। हमारा सारा फोकस जो होता है एक्सरसाइज का ये इन 2 ग्रुप ऑफ मसल्स को मजबूत करने का होता है। अभी इन दोनों मसल्स को आप मजबूत कई तरीक़ों से कर सकते हैं। आप घर में स्टैटिक या फिर डायनेमिक क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथिंग कर सकते हैं। आप कुर्सी पर बैठकर अपने पैरों पर वज़न डाल के अपने घुटने को एक्सटेंड करना, फ्लेक्स करना बड़ा सिंपल काम है, एवरीबॉडी कैन डू इट एट देयर होम। स्विमिंग, स्टेशनरी साइकिलिंग, इवन साइकिलिंग फॉर दैट मैटर, ये सारे जो एक्सरसाइज होते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके घुटने को फोकस्ड में। साथ ही कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, जिसमें से एक मुख्य जो एक्सरसाइज जो कई लोग करते हैं अनजाने में, वो है स्क्वाटिंग। स्क्वाटिंग हमारे घुटने का जो पटेला हड्डी जो होता है, आगे की जो चक्री होती है, उस पर काफ़ी प्रेशर डालता है और वो उसके कारण हमारे घुटने का जो कार्टिलेज है वो डैमेज होने रहता है। ये डैमेज अराउंड 50 ईयर्स ऑनवर्ड्स होता है। यंग लोगों को मे भी कोई फ़र्क ना पड़े। राइटली सेड डॉक्टर अश्विनी। एक्चुअली देखिए, अभी जो हमारा कल्चर है, देयर इज अ लॉट ऑफ टेंडेंसी टू वर्क आउट, मेक अ गुड बॉडी एंड अ फिजिक, लुक अट्रैक्टिव, इट्स गुड एंड ऑल्सो फॉर द हेल्थ, इट्स नॉट बैड। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जो लोग जिम में जाते हैं, इवन विथ अ ट्रेनर और इवन विदाउट अ ट्रेनर, क्योंकि हम लोग 2-3 चीज़ें बोलते हैं, मुझे जैसा याद है, रेंज ऑफ मोशन, हैविंग द करेक्ट फॉर्म एंड हैविंग द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज, ये कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अनअकस्टम्ड एक्टिविटी लोग करते हैं एंड दे एंड अप विथ अ प्रॉब्लम। And I'll want to discuss, the injuries around the knee which happen due to accidents. What would you like to say about that? मतलब जिम में हम किन चीज़ों का ध्यान दें? हम जैसे मुख्यतः जिम में कुछ गलतियां होती हैं जो काफ़ी जो यंग पीपल होते हैं, दे गो टू द जिम और जैसे आपने बताया कि दे आर नॉट एक्चुअली ओरिएंटेड कि क्या सही और क्या गलत है। तो मैं 2-4 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट होता है वार्म अप। अक्सर लोग जाते हैं और स्ट्रेट अवे मशीन पे एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो घुटने और फॉर दैट मैटर बॉडी की कोई भी मसल है, दे आर नॉट एक्चुअली एक्टिवेटेड फॉर उतना हैवी एक्सरसाइज। तो आपको पहले एक 10 मिनट का वार्म अप करना चाहिए कि आपके मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, वो तैयार हो जाए, आपकी जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी जो नहीं थी वो आ जाए और फिर आपको मूव करना चाहिए हैवी एक्सरसाइज या मशीन के लिए। तो 10 मिनट्स ऑफ वार्म अप इज़ ऑलवेज नेसेसरी। दूसरा होता है अर्ली वेट लिफ्टिंग। जैसे ये ट्रेंड है लोगों में कि डेड लिफ्ट्स करना और हेवी वेट के साथ करना, दे स्टार्ट वेरी अर्ली। इसको ईगो लिफ्टिंग एक्चुअली बोला जाता है। yes. तो इससे बचना चाहिए। अभी आप जब हेवी वेट उठा रहे हैं तो जैसा आपने बताया, ये होल जो स्पाइन एंड पेल्विस एंड नी एंड एवरीथिंग इज डिसकनेक्टेड, ये सारा वजन उसी के थ्रू क्रॉस कर रहा है। तो ईगो लिफ्टिंग करने में एक तो पहला डिस्क प्रोलैप्स होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। एट द सेम टाइम जब आप ईगो लिफ्टिंग करते हैं तो जो सारा वजन है ये आपके कार्टिलेज पे भी पड़ रहा है, घुटनों के, तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का भी रिस्क रहता है। तीसरा होता है स्क्वाट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब स्क्वाटिंग होती है तो हमारा घुटना बेंड होता है और जितना एंगल हम लोग बोलते जाएंगे वो फर्दर बेंडिंग होता जाता है। जितना फर्दर बेंडिंग होता है, ये जो अपना जो चक्री है पटेला, इस पे अंदर फीमर पे प्रेशर बढ़ते जाता है। तो हर एक पर्सन जो जिम जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन डीप स्क्वाट्स एंड हाफ स्क्वाट्स। हाफ स्क्वाट्स काफ़ी सेफ होते हैं, आपके क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं और दो स्क्वाट्स आर रिकमेंडेड। डीप स्क्वाट आप तभी करें जब ऑलरेडी आपने इन मसल्स को बिल्डअप कर लिया है। बिकॉज आई विल टेल यू, मेरे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं टू हैव एन एस्थेटिक बॉडी कंट्रोल, टू लूज वेट। आई डू इट प्रोफेशनली एंड आई एम सरप्राइज्ड कि उनके पास डेडिकेटेड ट्रेनर है एंड इवन देन देयर चॉइस ऑफ एक्सरसाइजेज एंड फॉर्म इज़ क्वाइट बैड। इनफैक्ट मैं बहुत पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि जस्ट शो मी हाउ यू आर डूइंग इट, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, को बॉडी के लिए, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज। हम जानते हैं कि हम थोड़ा विषांतर में जा रहे हैं, बट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज सो मेनी इंजरीज आर हैपनिंग एवरी डे बिकॉज ऑफ दिस। जैसे आपने बताया वार्म अप, सो हैविंग द करेक्ट पोस्चर, हैविंग द करेक्ट फॉर्म, आप सही ढंग से एक्सरसाइज करें, आपके खड़े होने का स्टाइल सही हो, एबनॉर्मल लोडिंग नहीं करें। और मैं शुरू में बोलता हूँ ऑलवेज हैव अ रियलिस्टिक गोल, स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्मॉल। वो डॉक्टर अश्विनी ने जैसे बताया, ईगो लिफ्टिंग, एक दिन में डॉले बनाने से कुछ नहीं होता है इफ़ यू एंड अप विथ एन इंजरी। सो डू बॉडी वेट
स्क्वाट्स फर्स्ट इन अ करेक्ट वे, क्योंकि एबनॉर्मल स्ट्रेस आप डालेंगे यू एंड अप विद एन इंजरी. चौथा पॉइंट इसमें है, आपको एक्चुअली इंजरीज जो हो रही हैं उसको नज़रअंदाज भी ना करें. कई लोगों का एटीट्यूड होता है जिम में, नो पेन नो गेन. तो इससे बाहर निकलना होगा. पेन जो है वो चैलेंज नहीं है, वो एक वार्निंग साइन है. एग्जैक्टली. अगर आपको पेन हो रहा है जिम में किसी भी एक्टिविटी में, तो टेक इट सीरियसली, टेक अ ब्रेक. आप रेस्ट करिए कुछ दिन तक, आइस कंप्रेशंस करिए, इफ़ रिक्वायर्ड कंसल्ट अ डॉक्टर. उसको चैलेंज नहीं करते हैं, उसको फर्दर जो है कि और मैं करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा. तो उससे क्या होगा कि एक सिंपल इंजरी जो है, जिसको आप प्रॉब्लली 3-4 दिन में आप ठीक कर सकते थे, वो टीयर में बदल जाएगी. एंड दैट टीयर विल लैंड यू अप इन द ऑपरेशन थिएटर. ऑन दैट पॉइंट आई जस्ट सेगवे लिटिल बिट. देखिए, जब भी आप जिम एक्सरसाइजेस करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मसल में माइक्रो टीयर्स होते ही हैं. आपको अचानक से कभी भी तीव्र सी पीड़ा हो, शार्प पेन हो ड्यूरिंग अ वर्कआउट और किसी नॉर्मल एक्टिविटी में, दैट इज़ यूजुअली अ रेड फ्लैग, एक वार्निंग साइन होता है. इनफैक्ट आई रिमेंबर हमारे टाइम में एक बहुत फेमस इंडियन बॉलर थे, एबे कुरुविला. डोमिनेटिंग टॉल फिगर, very good run up and delivery. His career was cut short. He had to go total knee replacement. Shoaib Akhtar, legendary bowler. Now, I loved to hate him and I hated to love him because he was a Pakistani. No doubt on his ability. 100 टेस्ट भी नहीं खेल पाए. और बहुत कॉमन हमने देखा है कि वेयर एंड टेयर होता है नी में. सो टेल अस कि इस घुटनों के दिमाग में क्या क्या गड़बड़ियाँ हो जाती हैं. हमारे नीज़ में कई तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे लिगामेंट्स हो गए जो बोन को आपस में जोड़ कर रखे हुए हैं, कार्टिलेजेस हो गए जो बोन को प्रोटेक्ट करते हैं, और एक मेनिस्कस करके एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक तरीके से समझिए कि शॉक एब्जॉर्बर होता है हमारे घुटने का. जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारा घुटना है राइट नी, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो फीमर की हड्डी को टिबिया की हड्डी के साथ जोड़ के रखा है. इनको लिगामेंट्स कहा जाता है. जैसे ये एक लिगामेंट है जिसको लैटरल कोलैटरल कहा जाता है, इसको मीडियल कोलैटरल कहा जाता है. साथ ही साथ एक मेन लिगामेंट होता है घुटने के अंदर में, ये इनसाइड द नी होता है, जिसको एसियल लिगामेंट कहा जाता है. ये एक सेंट्रल लिगामेंट होता है और ये मोस्ट कॉमनली टॉर्न या इंजर्ड लिगामेंट होता है हमारे शरीर का. एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. यस, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. यूजली जो स्पोर्ट्स, जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल, कबड्डी, रग्बी, इवन नॉर्मल एथलेटिक एक्टिविटीज़ जो होती है, बैडमिंटन, इसमें जो रनिंग और लैंडिंग और जंपिंग का जो एक्टिविटी होता है, तो कभी कभार घुटना ना ट्विस्ट हो जाता है लैंडिंग के समय. एंड दैट इज़ द मेन रीज़न जिस समय ये लिगामेंट टूट जाता है. एबनॉर्मल टॉर्शन फोर्स ऑन द. यस, रोटेशनल एंड टॉर्शन. टॉर्शन एंड रोटेशनल फोर्स. तो ये लिगामेंट एक बहुत कॉमन इंजरी है हमारे शरीर की. सो हाउ डू यू डायग्नोज, या किसी को हो जाए तो कैसे समझे? इनिशियली तो पेशेंट जो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आते हैं वो पेन के साथ आते हैं. दर्द जो होता है, साथ में एक पॉपिंग साउंड सुनाई देता है, ये टूटने का आवाज़ होता है लिगामेंट का. सडनली योर नी गिव्स अवे. और उसके बाद तुरंत ही घुटना सूज जाएगा, स्वेलिंग. तो इनिशियल पेशेंट्स इसी के साथ आते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग, कई जैसे पेशेंट कहीं पर गए इन सिम्टम्स के साथ, अगर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है तो वो एक एक्सरे करा के देखते हैं कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, जो कि नहीं मिलता है सिंस इट्स अ लिगामेंट इंजरी. सॉफ्ट टिश्यू. और वो पेशेंट को रेस्ट एंड दवाइयाँ दे के छोड़ देते हैं, और वो पेशेंट खुद ब खुद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते होते हैं एक्चुअली नॉर्मल हो जाते हैं. लेकिन एक सिम्टम है जो परसिस्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेबिलिटी, लचक, ढीलापन पैर का. तो जो पेशेंट्स होते हैं वॉबली नीज, राइट, तो उनका जो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद आते हैं डिलेड प्रेजेंटेशन, तो उनका कंप्लेन पेन नहीं रहता है. दे कंप्लेन कि जब मैं चलता हूँ समतल ज़मीन पर तो मैं कंफर्टेबल हूँ, पर जहाँ मैंने ऊपर नीचे ज़मीन या स्टेयर्स या ढलान पर एक्टिविटी की या रनिंग का प्रैक्टिस कोशिश किया, तो घुटना लगता है जैसे घूमकर बाहर गिर जाएगा या आई विल फॉल डाउन. इंस्टेबिलिटी, एक डर जैसा मन में समा जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. यस. और वो एक सिग्नल होता है हमारे लिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द लिगामेंट, हड्डियों में नहीं, लिगामेंट में गड़बड़. सो ये कैसे हम पता करते हैं एज अ डॉक्टर, हाउ डू यू डायग्नोस इट? सो इसका मेन 3 जो मेन पैरामीटर है. फर्स्ट तो हिस्ट्री है, पेशेंट एक्चुअली हिस्ट्री देते हैं, दे हर्ड अ पॉपिंग साउंड, या फिर कोई ऐसा मेजर इंजरी हुआ जिसके बाद स्वेलिंग हुआ. दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन. ये जो क्लिनिकल, जो एक सर्जन का, जो क्लिनिशियन का एक्चुअली जो डायग्नोस्टिक एबिलिटी होता है, वो आधा उसके इंस्टिंक्ट और उसके एग्जामिनेशन पे निर्भर करता है. और तीसरा होता है रेडियोलॉजिकल बैकअप, जिसमें आता है MRI. सिंस एक्सरेज जो हैं वो नॉर्मल दिखते हैं, तो MRI इज़ द राइट टूल टू डायग्नोज
एंड ACL। कोई भी लिगामेंट की इंजरी, मेनिस्कस की इंजरी, ये सिर्फ और सिर्फ MRI में ही कंफर्म की जा सकती है, तो वी गेट एन MRI। होता क्या है, आई टेल यू द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पेशेंट साइड। बहुत लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि कुछ ना कुछ खराब ना निकल जाए, क्योंकि दर्द तो ठीक हो चुका है, इनिशियल पीरियड कोल्ड कंप्रेसेस, हॉट कंप्रेसेस और पेन किलर खा के, मतलब एक MRI होगी। और कभी कभी होता क्या है ना कि रेडियोलॉजिस्ट ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी लिख के देते हैं रिपोर्ट्स में विच स्केयर्स द पेशेंट। आर यू Yes. यू एग्री विद दिस? इसमें टाइमिंग ऑफ MRI बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर इमीडिएट आफ्टर इंजरी आपने MRI करा लिया, आज चोट लगी, कल स्वेलिंग हुई और परसों आपने MRI करा लिया, तो आपको इतनी सारी इंजरीज दिखाई देंगी, यूल हैव एन हार्ट अटैक एक्चुअली सीइंग द इंजरीज। बिकॉज द जॉइंट इज इन्फ्लेम्ड। एक्चुअली जो जॉइंट वो इतना हॉट है कि यू कैन नॉट डायग्नोज द राइट स्ट्रक्चर दैट हैज़ बीन डैमेज्ड। सो मेरा क्या एडवाइस रहता है पेशेंट को, पेशेंट शुड वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स बिफोर गेट एन MRI। 2 हफ्ते के बाद थोड़ा नी कूल डाउन कर जाता है, देन गेट एन MRI, तब सही पिक्चर पता चलता है। और हमारे पास उस वक्त एक्ट करने के लिए अच्छा विंडो भी रहता है। अगर मेनिस्कस है तो मेनिस्कस टीयर भी हम लोग साथ में रिपेयर करते हैं, एंड ACL रिकंस्ट्रक्शन डेफिनेटली करते वी हैं। शिल बी डिस्कसिंग मेनिस्कस टियर्स नेक्स्ट। यस श्योर। तो ये ACL जो है, जो हमारी जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए आपने बताया बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं? एक अर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक होती है जिसे आप दूरबीन की विधि भी कह सकते हैं। जैसे जैसे साइंस एडवांस करता है, ओपन गॉल ब्लैडर सर्जरीज है वो लैप्रोस्कोपिक में कन्वर्ट हो गई, उसी तरह जो ओपन नी सर्जरीज थी वो अर्थ्रोस्कोपिक में कन्वर्ट हो गई। हम लोग पेशेंट की खुद के बॉडी से ही टिश्यू लेते हैं, उसको ग्राफ्ट कहा जाता है ACL का। ये मुख्यतः पेरोनियस लॉन्गस या हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप्स टेंडन इस्तेमाल होता है, और उस ग्राफ्ट को हम लोग ACL की जगह प्लेस करके एक नया ACL बनाते हैं। ये सारा कुछ दूरबीन से होता है, अंडर एनेस्थीसिया होता है, तो डेफिनेटली पेशेंट को कुछ भी पेन नहीं होता है। जो ग्राफ्ट होता है उसको हम लोग फीमोरल साइड यानी हड्डी से हमें फिक्स करना है, उसके लिए हम लोग एक एंडो बटन का इस्तेमाल करते हैं, और टीबियल साइड एक बायो स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। ये जो बायो स्क्रू होता है ये एक बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू होता है, यानी वो शरीर में ही करीब 2 से 3 साल होते होते गल जाता है। सो वी डोंट हैव टू रिमूव इट। वी डोंट हैव टू रिमूव इट, एंड उसकी जगह एक नॉर्मल हड्डी ग्रो कर जाती है। और साथ ही साथ 6 महीना होते होते ये लिगामेंट हड्डी के साथ जुड़ जाता है, जिसे लिगामेंटाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। सेम लाइक व्हेन वी पुट अ स्किन ग्राफ्ट एंड एनग्राफ्टमेंट। यस। और अभी इसमें कई नई टेक्निक्स आई हैं जिसमें से मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिसे ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये एक बोन प्रिजर्विंग टेक्निक होती है जिसमें टनल्स के साइज़ भी छोटे होते हैं, इसमें फिक्सेशन का मेथड अलग होता है, लेकिन इसका रिहेबिलिटेशन फास्ट होता है, यानी पेशेंट जो होते हैं अपने पैरों पर तुरंत फास्ट आते हैं। So recovery is faster. Yes. They can get back to work faster. वी पुट एन इंटरनल ब्रेस, फाइबर टेपिंग इंटरनल ब्रेसिंग की जाती है, जो एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है लिगामेंट में। वो लिगामेंट को प्रोटेक्ट करता है टिल द टाइम ऑफ हीलिंग। तो ऑब्वियसली ये सारी टेक्निक्स हर एक आदमी पे एप्लीकेबल But do you do that internal bracing in all the cases? नो, डेफिनेटली नॉट। मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग है, ये टेक्निक सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। यू हैव टू चूज़ योर पेशेंट्स वाइजली। जो ओबीस पेशेंट्स हैं, या जो जिनका पास ग्राफ्ट जो है जिनका पतला आ रहा है, फीमेल्स हैं, दुबली पतली हैं, उन लोगों के कारण, या बहुत हाई एनर्जी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स परसन है, ये कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको मैं चूज़ करता हूँ और उनमें फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग करता हूँ। It acts as a support. यस, एज अ सीट बेल्ट। Seat belt, rightly put. तो चलिए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई। नॉर्मली कितने दिनों में पेशेंट वापस जा सकता है अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ की? सो ये सारी सर्जरीज जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये इस गोल के साथ कर रहे हैं कि पेशेंट को अपने पैरों पे एज सून एज पॉसिबल वापस ले आए। मेरे जो ACL के पेशेंट्स होते हैं, दे स्टार्ट वॉकिंग द नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी। ये होल पर्पस है कि पेशेंट जो हैं, यंग पेशेंट्स, उन्हें एक भी दिन बिस्तर पे ना बिताना पड़े। पेशेंट्स अगले दिन से ही चलते हैं, बट दे रिक्वायर सम काइंड ऑफ सपोर्ट। एक ब्रेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कई बार। द होल पर्पस ऑफ ये सपोर्ट और ब्रेस का है कि तुरंत ही जो हम लोगों ने नया ACL रिकंस्ट्रक्ट किया है उसके ऊपर पूरा बॉडी वेट ना पड़े, उसे समय मिले बॉडी के साथ हील करने का। ये सारा जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस, इट टेक्स अराउंड 1 to 1.5 months। 1.5 महीने होते होते हमारे 100% ऑफ द पेशेंट्स अपने काम पर लौट जाते हैं। ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, वट एवर दे आर डूइंग, दे आर बैक ऑन देयर वर्क। So 1.5 महीने में we can walk independently. But supposing I am a sports person, क्योंकि मेरी रोजी रोटी तो उसी से चलती है, I need to get back to that level of performance. ऋषभ पंत का एक केस आया, Right. met with a bad accident, and but he's now back to peak performance.
सो नॉर्मली अगर किसी की स्पोर्ट्स या डिमांडिंग एक्टिविटी हो तो हाउ लॉन्ग शुड दे एक्सपेक्ट टू गेट बैक टू दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन अदर थिंग्स ऑफ कोर्स? एक एवरेज अगर हम लोग ले तो 1.5 मंथ्स जो था वो ऑफिस वर्क ज्वाइन करने का लेवल था। इसके बाद भी रिहैबिलिटेशन चलता है। एसीएल के बाद जितना इम्पोर्टेंट सर्जरी है उतना ही इम्पोर्टेंट फिजियोथेरेपी भी है, और करीब एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी चलता है 6 मंथ्स तक। इट इज़ नॉट लाइक कि एवरी डे लोगों को फिजियो कराना है, बट सेल्फ एक्सरसाइजेज करने होते हैं। 6 महीना होने के बाद वी अलाउ द पेशेंट्स टू रन, और फिर शुरू होती है स्पोर्ट्स के लिए रिहैबिलिटेशन विच टेक्स अनदर 6 मंथ्स। तो अगर आप चाहेंगे कि आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में दोबारा कब जाएंगे तो इट विल टेक यू अराउंड 1 ईयर, बट आप ऑफिस कब जाएंगे तो वो आप 1.5 महीने में वापस जा सकते बट सपोजिंग ये ओल्ड एज में इंजरी होती है तो उनकी रिकवरी पीरियड क्या डिफरेंट होती है, और हर किसी के पास एक ट्रेनर या फिजियोथेरेपिस्ट की फैसिलिटी नहीं हो तो व्हाट प्रिकॉशंस दे शुड टेक आफ्टर सर्जरी? सो हमारे जो स्टेट में है कि कई लोग कई दूर से आते हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो वी हैव आवर ओन टीम ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, और हमारा जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी। मेरा टारगेट रहता है कि पेशेंट जो है जब घर जाएं तो दे हैव 1.5 मंथ ऑफ प्लान कि क्या एग्जैक्टली क्या एक्सरसाइजेस करनी है, कितनी बार करनी है, और उसका वो फॉलोअप मुझे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे मुझे बताते रहते हैं। मैं प्रयास करता हूँ इफ़ पॉसिबल वो 15-20 दिन पे एक बार मुझसे मिल भी लें, लेकिन अगर नहीं भी मिल पाते हैं तो मैं कॉल पे फॉलोअप करता हूँ। So follow-up is very important Right. after any surgery or for that matter any illness. A topic very nicely dealt with Dr. Ashwini. बहुत चीज़ हमें clear हो गई I think. Our patients they can see the graphics in the video for better explanation. We talked about the meniscus, the buttress system of the joint. Now what are the pathologies? उसमें क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं and how important is it to treat them? मेनिस्कस जो है जैसे मैंने बताया कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर आप इस मॉडल में देखेंगे तो ये जो सेमी सर्कुलर ब्लू स्ट्रक्चर है दिस इज़ द मेनिस्कस। ये एक मीडियल साइड होता है अंदर के साइड, एक बाहर के साइड, और इसका मुख्य काम क्या होता है कि जब भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इवन पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो शॉक को डिस्ट्रीब्यूट करना। और जब किसी कारण से ये मेनिस्कस फट जाता है, टियर हो जाता है, तो जो शॉक जो एनर्जी है वो कार्टिलेज पे डिसिसिपेट होने लगती है, जिसके कारण अर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। Early onset accelerated arthritis. I have somebody in my family who's facing this problem. सो अभी एक वी हैव एन एटीट्यूड ऑफ नी प्रिजर्वेशन। हम लोग चाहते हैं कि हर एक घुटने को बचाना है अर्थराइटिस से, तो हम लोग इस मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं। वी ट्राई कि हम लोग जितना जल्दी हो सके इस मेनिस्कस को अपने प्री इंजुरी लेवल पे ले आए। इसको कैसे पेशेंट समझे कि मुझे मेनिस्कस टियर हो गया है? ये एक तो पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। वो पेन लोग बोलते हैं ना कचक गया, है ना, कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी में कचक गया, समथिंग कैचिंग इन द कैचिंग। जॉइंट। तो दो जो कैचिंग जो फीलिंग आता है वो एक्चुअली एक मेनिस्कस का टुकड़ा है जो फ्री हो गया है, एंड इट इज़ कॉट बिटवीन जो हड्डी की जो दोनों सतह है उसके बीच में आ जाता है, और वो कैचिंग का जो इफेक्ट होता है लोगों को वो उसी समय होता है। फिर वो वापस अपने जगह पे या कहीं और स्लिप कर जाता है, तो सडनली द पर्सन फील्स कि हाँ अभी ठीक हो गया। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस? मेनिस्कल रिपेयर इज़ द राइट ट्रीटमेंट। समटाइम्स ये जो इंजरीज होती है कॉम्प्लेक्स टीयर्स में बदल जाती हैं विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, तो देन वी डू अ मार्जिनल ट्रिमिंग। जो एरिया डिस्टर्ब कर रहा है कार्टिलेज को जस्ट ट्रिम इट ऑफ, और जो बचा जो स्टेबल पार्ट है उसको हम लोग वापस इनसाइड सुचर्स के द्वारा रिपेयर बैक कर देते तो ये भी आर्थ्रोस्कोपिक विधि से ही करते हैं हम? हैं। यस, सारा कुछ हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक से ही करते हैं। तो इसका फिर पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल? जो एसीएल का रिहैबिलिटेशन है और मेनिस्कस का रिहैबिलिटेशन वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। बस हम लोग अगर एसीएल के साथ मेनिस्कस कर रहे हैं देन वी गो मोर स्लो। जो मेरा 1 महीना का टारगेट है वो मैं 1.5 महीने में अचीव करना चाहूँगा, जो 1.5 महीने का टारगेट है वो मैं 2 महीने में अचीव करना चाहूँगा। So one has to take one's time. यस। Any other specific injuries around the knee you'd like to talk about? एक कार्टिलेज जो होता है वो यूजली डैमेज हो जाता है इन सबों के कारण, जिसके कारण कम उम्र में भी लोगों को अर्थराइटिस हो जाता है। तो चलिए कुछ समझते हैं डॉक्टर अश्विनी से नी आर्थराइटिस या घुटनों के गठिया के बारे में। गठिया जो है ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होगा, कोई दादाजी, कोई नाना जी, कोई बुआ, किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार का जोड़ों में दर्द और गठिया होगा। गठिया यानी कार्टिलेज का घिस जाना। कार्टिलेज जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो वाइट लेयर है जोड़ों के सतह पे, दिस इज कार्टिलेज। और अगर ये इसमें अगर इरोजन हो जाए, घिस जाए, वो कन्वर्ट हो जाता है अर्थराइटिस में। अर्थराइटिस पेनफुल होता है, इसलिए पेनफुल होता है क्योंकि ये जो कार्टिलेज लॉस हो गया है और अंदर की हड्डी एक्सपोज हो गई है, ये दोनों सतह मूवमेंट के समय आपस में रब करने लगती हैं और दर्द होता है।
अर्थराइटिस जो मोस्ट कॉमन हम लोग देखते हैं वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, 3 कारणों से होता है, जिसमें सबसे कॉमन है ओल्ड एज यानी डिजेनरेटिव। आपके दादाजी, आपके नाना जी, किन्हीं न किसी को आपको देखा होगा कि घुटनों में दर्द होते हैं, साथ में साथ घुटने थोड़े टेढ़े होने लगते हैं, बाहर की तरफ भागने लगते हैं, बेंडिंग होने लगता है, बोलेक्स। तो दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ड्यू टू एल्डर हाई एज। सेकेंड कॉमन होता है ओबिसिटी के कारण। अभी के ज़माने में जब लोगों का वेट काफ़ी ज़्यादा है अपने हाइट के अनुसार, BMI 30, 35, 40 तक चला जाता है, तो घुटनों में अर्ली और हेवी लोडिंग के कारण अर्ली कार्टिलेज डिजेनरेशन हो जाता है। तो जो चीज़ 60 ईयर्स में होना चाहिए था वो 50 ईयर्स में होने लगता है। तीसरा कॉमन कॉज है जो ट्रॉमेटिक मैंने चर्चा की, मेनिस्कस इंजरी या फॉर दैट मैटर किसी भी फ्रैक्चर के कारण अराउंड नी जो होता है। तो ये 3 मुख्य है जिसमें से हम लोग मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप? 60 ईयर्स एंड अबव या मोस्ट कॉमन पेशेंट्स आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण, और कई लोग इसको डिले भी करते हैं। अपने जो पार्ट ऑफ द स्टेट हैं, पेशेंट थोड़े पेन को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी प्रॉब्लम ज़्यादा रखते हैं और डिलेड प्रेजेंटेशन कह सकते दुख दर्द सहने की हम भारतीयों में बड़ी असीमित क्षमता है। हैं। जब आते हैं हमारे पास तो वी सी पेशेंट्स, वो पैर पूरी तरह से बोलेक्स हो गए हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं। बॉगी जॉइंट स्वेलिंग्स Yes. होती है, बर्साइटिस भी हो जाता लेकिन है। स्टिल दे आर कि नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, कभी कभी दर्द होता है, तो दैट इज़ फाइन। बोले आपको तकलीफ नहीं तो मुझे तकलीफ नहीं। So coming to the treatment of osteoarthritis, and you explained it very lucidly, I must say. How do we what are the treatment options? सो द ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्टेज 1 से लेकर 4 तक में डिवाइड करते हैं, जिसमें जो अर्लियर स्टेजेस होती है जिसको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, जिस समय यह गठिया की शुरुआत होती है पर कंप्लीट कार्टिलेज लॉस नहीं होता है। और जो लेटर स्टेजेस होते हैं यानी कि 3 या एक्चुअली 4, जिस समय कार्टिलेज कंप्लीटली खत्म हो चुका रहता है और बोन ऑन बोन आर्टिकुलेशन शुरू हो जाता है और द मूवमेंट एंड रेंज ऑफ मोशन बिकम्स वेरी पेनफुल। जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है यानी स्टेज 1 या 2, उसका ट्रीटमेंट मुख्यतः कंजर्वेटिव यानी कि नॉन ऑपरेटिव होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस और घुटने की एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपीज। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ दवाई भी देते हैं, जिसको लोग दवाई टैबलेट्स के फॉर्म में या फिर सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में। Exactly what I was coming to. A very emerging field, काफ़ी सालों से और बहुत चर्चा में है। बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज आती हैं, और खासकर जो यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर कल्चर है, दिस इज़ बैड, ये भूल कभी मत कराओ, ये पछताना पड़ेगा। बिकॉज बहुत लोगों के मन में बहुत डर और पूर्वाग्रह बायस बैठा हुआ अगेंस्ट नी सर्जरी। तो मेडिकल थेरेपिस्ट को बहुत कभी कभी मिराकुलस क्लेम्स करते हैं लोग, लाइक विस्को सप्लीमेंटेशन फॉर वन। बहुत चीज़ें इसके बारे में डिस्कस होती हैं कि नहीं ये करा लो तो घुटना ठीक हो जाएगा। सो लेट्स क्लियर द एयर एंड बस्ट अ फ्यू मिथ्स अबाउट विस्को सप्लीमेंटेशन ऑफ द नी जॉइंट। सो मेरे हिसाब से लेट द एक्सपर्ट डिसाइड किया क्या सही है, और हर एक थेरेपी का अपना समय होता है। विस्को सप्लीमेंटेशन अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें कई तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो घुटना में इंट्राआर्टिकुलर दिए जाते हैं। एक जो इंजेक्शन जो बहुत कॉमन है सो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। अभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है एक डबल एज सोर्ड है। वो एट द सेम टाइम कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी रिलीफ तो पहुंचा ही देगा, लेकिन वो एट द सेम टाइम कार्टिलेज को डैमेज भी करता है। With corticosteroid use, we often say it is like putting ashes on burning embers. सुलगती आग पर हम राख डालकर उसको कुछ देर तक ढकने का काम करते और दैट इज़ द मेन रीज़न दैट आई डोंट प्रीफर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन माई प्रैक्टिस। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये रिलीफ तो इमीडिएट दे देगा, पर वो कार्टिलेज को और डैमेज करके फर्दर एक्सेलरेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस करा देता है। साथ ही साथ इसके सिस्टमिक यानी बॉडी पे और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मुझे जो पसंद है विस्को सप्लीमेंटेशन, दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड, यानी एक तरीके का आर्टिफिशियल ग्रीस होता है। जो नेचुरल ग्रीस है घुटने में जो भगवान ने दिया वो सूख जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो वी सप्लीमेंटेड थ्रू जो आर्टिफिशियल कंपनी बनाती है ग्रीस, वो हम लोग इंजेक्ट करते हैं, और डिपेंडिंग कि आपका घुटना कितना खराब है उस पर वो अनुसार उसी हिसाब रिलीफ देता है। Hyaluronic acid we know it's a natural substance of the body. वो बॉडी के ग्राउंड सब्सटेंस में और इंटरसेलुलर टिश्यू में प्रेजेंट रहता है और एक स्ट्रक्चर और फॉर्म देने का काम करता है। तो हाइलुरोनिक एसिड के कितने इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं और कितनी आमतौर पर कीमत पड़ती है इसकी? हाइलुरोनिक एसिड थोड़ा महंगा ट्रीटमेंट होता है स्टेरॉइड के कंपैरिजन में। इट कॉस्ट अराउंड 15 to 18,000 रुपीज़ पर इंजेक्शन, और ये लोगों को 3 महीना 6 महीना या कभी कभार साल में भी एक बार लेने से काम चलता है। पर साथ ही साथ हर एक बार इसकी एफिकेसी घटती जाती है।
एंड देर इज़ अ न्यू थिंग अराउंड द ब्लॉक विच आई हैव स्टार्टेड यूजिंग सिंस पास्ट फ्यू ईयर्स, वो है ऑर्थोबायोलॉजिक्स। आपने सुना होगा स्टेम सेल्स के बारे में। Yes, yes. सो जैसा कि आप भी स्टेम सेल्स यूज़ कर रहे हैं। Is it for hair? यस, तो वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग, Regenerative skin medicine. सो वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग स्टेम सेल्स इन द नीज। एक एलोजेनिक पूल्ड स्टेम सेल्स होता है, मिजेनकाइमल से स्टेम सेल से उसको हम लोग जमा करके एक पूल बनता है जिसको हम लोग घुटने में इंजेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ द ओनली विस्को इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दैट इज सपोज टू रिवर्ट बैक ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी वो घुटने के गठिया को एक्चुअली वापस नॉर्मल में पहुंचा देता It's है। like a regenerative medicine. रीजनरेटिव मेडिसिन, लेकिन इट ओनली वर्क्स जो अर्ली स्टेज जो होता है उसी समय काम करता है। एक बार आपका कार्टिलेज चला गया तो फिर ना, देयर इज नो ultimately वे बैक। अगर एक replacement बार करनी आपका पड़ती है। अगर घुटना कंप्लीटली कार्टिलेज लॉस हो चुका है, देन यू वुड नीड अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, एंड दैट विल बी द बेस्ट एंड द राइट चॉइस। तो ये जो स्टेम सेल होता है ये मुख्यतः 3 सोर्सेज से डिराइव्ड होता है। एक बीमैक जो हमारे बोन मैरो या कमर की हड्डी से लेते हैं, एक होता है हमारा वसा यानी चर्बी, एडिपो फाइब्रोवैस्कुलर सोर्स होता है, और एक अम्बिलिकल कॉर्ड टिश्यू से होता है। और डॉक्टर साहब ने जो बताया जो कि कार्टिलेज से ही हार्वेस्टेड एलोजेनिक होता है। अर्लियर आई यूज टू डू PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। उसका भी अपना एक रोल है, लेकिन मैंने पर्सनल प्रैक्टिस में पाया कि उसका जो रिजल्ट्स है वो उतने रिलायबल नहीं है जो स्टेम सेल्स के हैं। तो नाउ आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग PRP। हालांकि बड़ी कन्फ्लिक्टिंग लिटरेचर आती है यस, उसके ऊपर आई एग्री। जो उसको प्रमोट करते हैं। इवन मैंने देखा था, आई वाज डूइंग ड्यू डिलिजेंस, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन से अमेरिकन स्पोर्ट मेडिसिन की जो बॉडी है, दे आर स्टिल रिकमेंडिंग दैट, और इंडिविजुअल आई थिंक ऑथर्स के ऊपर है। तो दीज आर वेरी emerging and new therapies and it's available. Coming to the surgical aspect of osteoarthritis, what are the treatment modalities? क्या करते हैं आप actually when you do a knee replacement? सो नी रिप्लेसमेंट इज लाइक अ मिसनोमर। लोगों को लगता है कि घुटना बदलने का मतलब घुटना हटा के नया घुटना लगा देना। लोग उसको किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट के तरीके से लेने लगते हैं। बीच में I'll just हाँ, bring it into context. Very famous case, erstwhile Prime Minister अटल बिहारी वाजपेयी। yes, right. और उनकी दशा देखकर इवन आफ्टर रिप्लेसमेंट बहुत लोग के मन में ये डर बैठ गया था कि नी रिप्लेसमेंट बड़ी ख़राब चीज़ होती है। हम तो शैल विल कम टू दैट। सो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो होती है, इट इज़ एक्चुअली अ मिसनोमर। हम लोग कोई घुटना को बदलते नहीं है, हम लोग सिर्फ सरफेस को बदलते हैं। सरफेस को बदलकर एक हम लोग मेटेलिक कवर चढ़ा देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मॉडल में। ये जो सरफेस है ये बदलकर एक मेटेलिक कवर से हो जाता है। ये पेनलेस होता है, और अगर इफ़ डन विद द राइट टेक्नोलॉजी और सही इम्प्लांट के साथ, तो दिस नी कैन लास्ट फॉर 20 और मे बी 25 ईयर्स। और ये जो लाइफ आपका रहेगा, आपके जो पिछले दर्द वाले लाइफ होते हैं उससे कम्प्लीटली अलग हो जाता है। आपको एक नया जीवन मिलेगा अपने घुटने के लिए, और जो काम जो आप नहीं कर पा रहे थे मे बी अर्थराइटिस के कारण, उसको आप सब कुछ कर पाएंगे। अ पर्सन कैन वॉक, सिट, स्टेयर्स चढ़ना उतरना, गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, रिक्शा, एवरीथिंग पर्सन कैन डू, एंड ऑल्सो कैन डू स्विमिंग। बट एक कंसर्न आता है इन इंडियन कल्चर्स, चौकड़ी मार के, जैसे हम बोलते हैं पालथी मार के बैठना, ये कंसर्न होता है कि हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ कुछ लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, पूजा पे बैठना, शादी ब्याह में एक पालथी मार के बैठने की हमारी ट्रेडिशन, बहुत सारे भोज भात में अभी भी, खासकर आप जाएंगे दरभंगा में देखेंगे लोग पाँच पे बैठ के अभी भी वैसे खाते हैं। तो व्हाट हैपन्स टू दैट? नी रिप्लेसमेंट को जो इम्प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली आपको अलाउ करते हैं ज़मीन पर पालथी लगाने के लिए या फिर चौकड़ी मारकर बैठने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्टिविटीज़ होते हैं ये रिकमेंडेड नहीं होते हैं। एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए उसमें। अगर आप नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग लाइफ, 20 साल 25 साल, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने इम्प्लांट को बचा के रखें। आप अगर अपने गाड़ियों में कोई महंगे टायर लगाते हैं और उसको लेकर अगर आप कच्चे रास्तों पे चलने लगेंगे तो वो में भी 3 साल में घिस के ख़त्म हो जाएंगे, और अगर उसको आप बेली रोड पे चलाएंगे तो वो में भी 12 साल चलेंगे। सो फिर ये नीज रिप्लेसमेंट हमारी हो गई मान लीजिए, तो व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल आफ्टर दैट? कितने समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम नॉर्मल अपने लाइफ में वापस जा सकेंगे? ऑफ कोर्स यू टोल्ड मी कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। मेरा अपने सारे पेशेंट्स को बड़ा क्लियर एडवाइस रहता है कि हम लोग सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही वॉकिंग कराएंगे, और मेरा टारगेट रहता है कि बाय द टाइम पेशेंट घर जाए तो वो खुद इंडिपेंडेंट वॉकिंग कर सके, किसी स्टिक के साथ या वॉकर के साथ, लेकिन स्टिल वो चलना शुरू कर दें, बाथरूम तक जा सकें। साथ ही साथ कुछ कंप्लाइंट पेशेंट्स को मैं सीढ़ियों पर भी चढ़ना उतरना थोड़ा सिखा देता हूँ। 1 महीना होते होते
पेशेंट विदाउट सपोर्ट चलने लगते हैं। ये एक एवरेज है, 1 महीना होते होते लोग विदाउट सपोर्ट चलते हैं। कुछ दर्द कभी किसी को सुबह कभी शाम रह सकता है, और ये भी 3 महीना होते होते कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। 1 साल होते होते मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के दिमाग से ये एहसास खत्म हो जाता है कि उनका घुटना बदला हुआ है। वो जो ब्रेन जो है उस आर्टिफिशियल नी को रजिस्टर कर So लेता most of them are able to go back to their previous life completely. है। यस। So nice. So डॉक्टर अश्विनी, मान लीजिए नी सर्जरी हो गई, आपने बता दिया कि ये प्रोटोकॉल है, तब तक रिकवरी हो जाती है, लेकिन मोस्टली हमारे एल्डरली पॉपुलेशन होते हैं वो अंडरगो नी सर्जरी, बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस. सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर देम इन देयर डेली लाइफ? सो एक मेजर डू है कि दे शुड रेगुलरली एक्सरसाइज। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे आपका घुटना उतना ही फ्री होगा और आपका ब्रेन उसको उतना ही ज़्यादा रजिस्टर करेगा। और कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो लोगों को घर जाने के समय लेना चाहिए। पहला तो अपने घर को आप क्लटर फ्री करिए। यू कैन नॉट मूव विद अ न्यू नी इन अ क्लटर्ड होम। आप गिर सकते हैं, कोई और एक्सीडेंट हो सकता है। फॉल्स प्रिवेंट करने फॉल्स होते हैं. को प्रिवेंट करना है। आपका जो बाथरूम है यू कैन पुट ऑन रेल्स नहाने समय या कमोड के पास में, जो आपको सपोर्ट करे उठने में या नहाते वक्त, एक सेफ्टी प्रोवाइड करे। चेयर में बैठ सकते हैं? जो सिटिंग लेवल चेयर होता है उस पर बैठ सकते हैं, लेकिन नथिंग बियॉन्ड द बिलो द लेवल ऑफ योर नीज। तो कितना रेंज ऑफ मोशन परमिटेड है से अबाउट 1 वीक आफ्टर सर्जरी? टारगेट मेरा रहता है 14 डेज पे 90 डिग्री एंड बाय द टाइम ऑफ 1 मंथ 120 डिग्रीज। गुड इनफ. लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूंगा, अभी भी डेटा बताती है कि वर्ल्ड ओवर अक्रॉस ऑल कंट्रीज 20 or maybe even 30% patients are still dissatisfied with the results of knee surgery even after a year. In fact, reports आए हैं कि they have repented it कि मैंने ये करा ही क्यों. And now with the advent of such modern technology, इतनी तकनीक विकास कर गई है, अच्छे अच्छे आपके जैसे सर्जन ट्रेंड होकर आके काम कर रहे हैं, ये क्यों होता है फिर भी? What are the causes for this? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये जो कंसर्न है आपका, ये अमंग डॉक्टर्स भी है। वी ऑल्सो फील कि सम ऑफ द पेशेंट, डिस्पाइट कि हम लोग परफेक्ट सर्जरी कर रहे हैं, द एक्सरेज लुक्स एकदम परफेक्ट, स्टिल द पेशेंट इज़ नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर नी। तो ये जो चर्चा है ये कई सालों से डिबेट में चल रही है। अभी ये सारा डिस्कशन जो है अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी पे चला गया है। एक अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी होती है जो कन्वेंशनल सर्जरी में की जाती है, जो हम लोग काफ़ी सालों से, पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। 1 साइज फॉर ऑल नीज, एक ही तरीके से हर एक कट को लेना है 90 डिग्रीज पे, और हम लोग को एक इम्प्लांट लगा देना है। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग सब लोग अलग अलग हैं। ये बात स्टडी में पाई गई कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं पूरे दुनिया में, उन लोगों को स्ट्रेट या वायरस नीज होता है। वायरस यानी कि बो लेग्स, घुटना थोड़ा बाहर की ओर मूव किया रहता है। और जो अगर हम लोग सारे घुटने को एक ही तरीके से सीधा करके फाइनल में कर दें, तो डिस्पाइट हैविंग अ गुड एक्सरे, अ परफेक्ट सर्जरी, पेशेंट को मन लाइक रिलीफ नहीं होता है। Cookie cutter approach. You can't treat all the patients the same. So here comes the role of technology, जैसे आपने कहा। So now what we are doing is robotic knee replacement. So robotic knee replacement we are using patient specific alignment. हर एक पेशेंट के लिए अलग घुटना जो उसके शरीर से मैच करे। So the factor which you told me, now I'm very interested. You gave me a tangent to talk about, but I'm sorry we are exceeding the duration of a rather lovely discussion, I must say. So that's a talk for another day. But what you told me कि वो तो surgeon's perspective है कि how you make the technical details and the cuts, is can you shift some of the onus of an unsatisfactory knee surgery, यानी हमारे घुटने का प्रत्यारोपण जो हुआ और हमें मनोवांछित परिणाम नहीं मिलते हैं, तो एक तो आपने बात बताई कि यू हैव चेंज द अप्रोच, लेकिन क्या इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार पेशेंट्स भी होते हैं या क्या फैक्टर्स होते हैं? लेट्स टॉक दिल से दिल तक। जो हमारा असेसमेंट होता है सर्जरी के लिए, जैसे आप भी सर अगर सेलेक्ट करते होंगे सर्जरी, तो आपका पेशेंट का एक्सपेक्टेशन जो होता है बिफोर सर्जरी, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है एक्चुअली पेशेंट सिलेक्शन में, किसको सर्जरी करनी है। सो व्हाट शुड बी द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस? हमें क्या यथार्थ में उम्मीदें होनी चाहिए एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में? हम लोग जिस एज ग्रुप में इस सर्जरी को कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एल्डरली, उन लोग वीक रहते हैं, मसल्स वीक होते हैं, साथ ही साथ कुछ ना और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियक। तो इन नी सर्जरी जो है ये आपके घुटने को सही कर देगा, वो पेन रिलीफ करा देगा, घुटना सीधा कर देगा, लेकिन वो आपके शरीर में ताकत नहीं ला सकता है। फॉर दैट यू हैव टू मूव योरसेल्फ, तो एक्सरसाइज थेरेपी और जो और कोमॉर्बिडिटीज है उसका इलाज करना पड़ेगा। तो नी रिप्लेसमेंट इज नॉट द क्विक फिक्स फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो नी प्रोबेबली उस कारण पेशेंट्स होते हैं जो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, उनके दिल में चाहत कुछ और रहती है
और शायद जो रिजल्ट होता है वो भी मन लायक नहीं हो पाता। That was so enlightening, and I think we've covered most of what we had to cover, and I think we'll end it at that. So it was so nice talking to you, Dr. Ashwini. बहुत मजा आया भाई, बहुत कुछ जान के समझ के. And it was really good from a personal point of view having my brother back in this farm. भाई बड़े हो गए तो पॉडकास्ट तो बुलाना पड़ता है. if हाथ में नहीं आते तो if possible we'll talk about robotic surgery when we meet next. Would you like to share your experience? How has it been on the shoot? तो सर मैं स्पंदन दिल से दिल टॉक्स चैनल को कई दिनों से वॉच कर रहा हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक्स पे ये डिस्कशन आप करते हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि शायद मैं जो काम करता हूँ वो भी एक रिलेवेंट टॉपिक है और आई होप कि इस माध्यम के थ्रू मैं अपने प्रदेश और देश के लोगों के बीच में अपनी बातों को रख पाऊंगा और इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपका थैंक यू सो मच। तो स्पंदन दिल से दिल टॉक्स, this channel I would definitely like everyone and recommend everyone to like, comment and subscribe. Thank you so much.